गुड मॉर्निंग क्लास 8। पिछले दिनों हम लोग हिंदी ग्रामर में स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, संयुक्त व्यंजन, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। पिछले दिनों हम लोग स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जानकारी लिया। आगे आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में आप लोग जानकारी ले ले, कौन कौन से अक्षर मिल करके कौन कौन सा अक्षर बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क और श मिल करके छ बनाते हैं। क और श मिल के छ, छ से छत्री। त्र, त और र मिल करके त्र बनाते हैं। ज्ञ, ज और ञ मिल करके ज्ञ बनाते हैं। स्र, स और र मिल करके स्र बनाते हैं। मिश्रा या श्री जैसे लिखा जाता है। अतिरिक्त वर्ण हिंदी ग्रामर में ड़ और ढ हैं। नुक्ता, ज और फ अतिरिक्त वर्ण उसको कहा जाता है जो अपने प्रयोग के आधार पर गढ़ लिया गया, बना लिया गया, वही है अतिरिक्त वर्ण। आगे अब आपको हम आज बताएंगे शब्द विभाग। शब्द विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, उत्पत्ति और परिवर्तन आदि से संबंधित नियमों का ज्ञान होता है। इसी के बाद इसमें दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्दों का ज्ञान होता है। हमको यह जानकारी लेना है कि शब्द कैसे बनते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है, इनके बारे में समझना है। शब्द से पहले हम लोग जानेंगे वर्ण कैसे बनते हैं, अक्षर कैसे बनते हैं। सबसे पहले वर्ण और अक्षर के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें। एक अक्षर के निर्माण में, एक वर्ण के निर्माण में स्वर और व्यंजन दोनों का सहयोग होना आवश्यक है। जैसे अगर आप देखें कहीं पर अगर र लिखा हुआ है तो र लिखने का मतलब ये होता है कि र में, ये तो र है, इसमें र और अ मिल करके र बना हुआ है। अगर र में से हम अ निकाल देंगे तो ये र जो रहेगा ये आधा बचेगा। ठीक है, तो एक शब्द एक अक्षर में इस तरीके से बनते हैं। एक व्यंजन में स्वर हर समय मिले रहते हैं, यही आपका स्वर और व्यंजन है। अब हम लोग देखेंगे शब्द कैसे बनते हैं। शब्द आप लोग देख लें। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द बनाया है इन्होंने, घ और र मिल करके शब्द बना घर। ठीक है, हम जैसे एक शब्द और बना दें, मान लीजिए त और म मिल करके बन गया तम। तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। ऐसे ही एक शब्द के निर्माण में, एक शब्द के निर्माण में एक या दो से अधिक शब्दों की आवश्यकता, दो या दो से अधिक अक्षरों की आवश्यकता होती है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल की आवश्यकता होती है, तभी वहाँ पर शब्द बनता है। जैसे आप देख लें यहाँ पर घर बना हुआ है, इधर पहाड़ है, प ह आड़, इसमें 3-4 मिलकर के पहाड़ बना हुआ है। प ह में इन्होंने ह को आधा करके आपको दिखाने का प्रयास किया है, और आ और ड़। अगर ह में से आ निकाल देंगे तो यह ह अधूरा रह जाएगा, ड़। ठीक है, पहाड़। नीचे आप लोग देखेंगे वाक्य विभाग। वाक्य विभाग के अंतर्गत जैसे वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से अक्षर, अक्षरों के मेल से शब्द या वर्णों के मेल से शब्द, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बनने वाले वाक्यों का ज्ञान होता है। इसमें वाक्यों के भेद, रचना, उत्पत्ति और परिवर्तन आदि से संबंधित नियमों का ज्ञान होता है। इसके बारे में विस्तृत हम लोग आगे चैप्टर दिया होगा उसमें पढ़ेंगे। वाक्य विभाग
इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से अगर वाक्य में कोई एक शब्द रख दिया जाए, जैसे अगर हम कह दें कि आप, तो क्या ये कोई वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। हमने कह दिया आप अच्छे हो, तो ये आपका ये वाक्य बन गया कि नहीं बन गया? छोटा सा एक वाक्य बन गया। लेकिन अगर हम कह दें केवल राम, अगर हम कह दें केवल राम, तो यह तो वाक्य बनेगा नहीं। जब हम कहेंगे मंदिर चल, तब जाकर के वाक्य बनेगा। वाक्य बनने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों की संयोग से, यानी दो या दो से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। इसमें वाक्यों के भेद, रचना, उत्पत्ति, परिवर्तन आदि से संबंधित नियमों का हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई भी वाक्य एक शब्द से नहीं बनता। जैसे परिवार एक व्यक्ति से नहीं बनता, कई लोगों के संयोग से परिवार बनता है। ऐसे ही कई शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, कई शब्दों के संयोग से वाक्य बनता है। इसके नियम होते हैं। जैसे राम मंदिर चल, 3 शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। आप लोग देखें, राम मंदिर चल, तीनों शब्द बगल बगल लिखे जाएंगे, तब ये जाकर के वाक्य बनेंगे। एक शब्द अगर एक शब्द हम लोग लिख देंगे, पता लगा एक शब्द हमने यहाँ लिख दिया राम, एक शब्द यहाँ लिख दिया मंदिर, एक शब्द यहाँ लिख दिया चल, तो ये वाक्य नहीं बनेगा, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए परस्पर क्रमशः हमको लिखना पड़ता है, इसके संयोग से वाक्य बनता है। जैसे भगवान के दर्शन कर, ठीक है। यही आपका है शब्द विभाग और वाक्य विभाग। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देख लेंगे। एक्सरसाइज देखने के बाद अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, 2 चैप्टर लैंग्वेज और 1 चैप्टर लिटरेचर। चूँकि जो आपका लैंग्वेज का पोर्शन है यह थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ाने में ज़्यादा समय लग जाता है, बुक मोटी रहती है, तो हम लोग ऑनलाइन अगर लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। देखें आप, ये कुछ प्रश्न उत्तर इसमें दिए गए हैं। हम 1 मिनट के लिए आपको ये जो सार संक्षेप जो पुराना वाला पेज है उसको आपको पलट के दिखाते हैं। आप लोग जब हम प्रश्न बोलेंगे तो आप लोग प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, और जितने पेज यहाँ आपकी बुक में दिए गए हैं उसी पेज में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें। देखें, ये आपका है सबसे पहला, भाषा का शाब्दिक अर्थ बताते हुए भाषा की परिभाषा लिखिए। तो सार संक्षेप में आप लोग देखेंगे, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है वाणी, कहना या प्रकट करना। क्रमशः लैंग्वेज में ऐसा देखा जाता है कि जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्रमशः कभी कभी सार संक्षेप में पूरे पूरे प्रश्न मिल जाते हैं। अगर वहाँ न मिले तो बुक में सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। आप लोग क्लास 8 में हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, बुक से खोज सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर लिखने का मतलब ये होता है कि अगर हमने बार बार चिल्ला कर आपको पढ़ा दिया तो क्वेश्चन आंसर आप लोग को स्वतः लिखना चाहिए। आप लोग देख लें, का वाले का भाषा का शाब्दिक अर्थ बताते हुए भाषा की परिभाषा लिखिए। आप देखें, भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है वाणी, कहना या प्रकट करना। सार संक्षेप में पहली पंक्ति में दिया गया है। भाषा के भेद बताइए। भाषा के भेद सार संक्षेप में दूसरी लाइन में आप देखेंगे बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिया हुआ है। भाषा के 2 भेद होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? अब आप देखेंगे, लिखित भाषा वह भाषा है, अपने लिखित भाषा के बारे में आप लोग देख लेंगे। जब मानव, पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे लिखित भाषा की परिभाषा दी गई है। जब मानव अपने भावों एवं विचारों को कलम के द्वारा कागज पर लिखकर संप्रेषित करता है और दूसरा व्यक्ति उसे आँखों से देखकर
या पढ़कर समझता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जिसके पास बुक होगी वो बुक में खोज लेगा, जिसके पास बुक नहीं होगी उसको लिए हम बोल दे रहे हैं वो लिख। ध्यान से देखें आप लोग, लिखित भाषा जब मानव अपने भावों एवं विचारों को कलम द्वारा कागज पर लिखकर संप्रेषित करता है और दूसरा व्यक्ति उसे आँखों से देखकर या पढ़कर समझता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, आपको यह बताना रहेगा। स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं और अंतस्थ वर्ण कितने हैं। आप देखेंगे हमने बताए थे स्वर वर्ण कितने होते हैं 11, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं 25, अंतस्थ कितने होते हैं 4। ठीक है, स्वर वर्ण कितने 11, व्यंजन वर्ण मूल 25 और अंतस्थ वर्ण जो है आपके 4 वर्ण होते हैं। यही इसका आंसर होगा। व्याकरण को परिभाषित करना है। व्याकरण को परिभाषित करने के लिए पूरी पुस्तक दी हुई है जिसमें पूरा व्याकरण का ही विशद वर्णन किया गया है। अगर व्याकरण को हमको परिभाषा लिखना पड़ा तो व्याकरण को परिभाषित करने के लिए आप लोग देख लें, यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा बताई गई है आपके बुक में। आप लोग देखेंगे व्याकरण किसको कहते हैं, भाषा किसको कहते हैं, बड़ा ही स्पष्ट दिया गया है। व्याकरण वह शास्त्र है, हम अपने से परिभाषा बता दे रहे हैं, आप लोग बुक में खोज लेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को नियमों में वह बांधता है। इसे परिष्कृत भी कहते हैं। पेज नंबर 8 पर इसकी परिभाषा दी गई है। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है उसको व्याकरण कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। आप लोगों को हम एक बात बता दे रहे हैं आज ऑनलाइन क्लास में ही कि आप लोग कभी भी अपने क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक से नहीं लिखेंगे। सदैव क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं लिखना है, पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पूरी एक्सरसाइज लिखना है। इसमें यह नहीं है कि सर ये हमने नहीं किया, ये हमने नहीं किया। क्लास में भी और ऑनलाइन भी हम जो बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी अटेंडेंस आप लोग चैनल पर लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। लाइक के बटन आप दबाएंगे तो इससे ये जानकारी मिलेगी कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। हाँ, ये बताना है व्याकरण को परिभाषित करने के लिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है, वह व्याकरण है। अब नीचे आप लोग देखें, उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। आपकी बुक में दिया गया है। आप जानते हैं कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। कुछ देश के भी नाम आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान है, मॉरिशस है, नेपाल है, यहाँ हिंदी बोली जाती है। अब नीचे आपको चित्र को देख करके बताना है कि कौन कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 2 महिलाएं आपस में क्या कर रही हैं, किस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, हम लोग ये देखेंगे। 2 महिलाएं आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। किस भाषा का? मौखिक यानी बोलना। 2 महिलाएं आपस में मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही हैं। आप लोग ध्यान से देखें, मौखिक। और नीचे आप लोग देखें, 2 लोग हैं, ये सड़क की ओर देख करके कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? सांकेतिक। ये आप लोग अपने से लिख सकते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बच्ची यह क्या कर रही है? यह लिखित भाषा का प्रयोग कर रही है। किस भाषा का? लिखित भाषा का। नीचे ये बालक क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक। स्क्रीन पर जो हम लिख रहे हैं केवल समझाने के लिए, जो हम बोल रहे हैं आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अपनी बुक का सहयोग लेंगे, जो हमने लेक्चर दिया है उसका सहयोग लेंगे। इसके बाद आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया गया है।
भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? पहला रिक्त स्थान आप लोग देखेंगे, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। उसके बाद आप देखेंगे, वर्णों के एक निश्चित एवं क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से क्या बनता है? जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। मातृभाषा अर्थात मातृ और भाषा द्वारा अर्थात माता द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं? माता द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मातृभाषा। आप लोग स्क्रीन को रोक करके ये आप लोग देख लें, हम पूरा पेज आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा पेज आपको दिख रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन वाला पेज है। इसके बाद आप देखेंगे, इसके पीछे वाला पेज आप देखें, ये आपका सार संक्षेप है। पूरा इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एकदम नीचे सबसे आपके देख रहे होंगे, पूरा एकदम स्पष्ट दिख रहा है सार संक्षेप में। उसके बाद ये आपके 11 वर्ण, 25 व्यंजन वर्ण, 4 अंतस्थ वर्ण जो हमने अभी बताए वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बुक के इम्पॉर्टेंट पेज हम आपको दिखा दे रहे हैं जिसमें आपके आंसर हैं, जिससे आपको आंसर सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद आप देखें, ये व्याकरण के अंग हैं। व्याकरण की परिभाषा वाला क्वेश्चन का आंसर है, इस पेज में दिया हुआ है। आप लोग इसको देख करके लिख सकते हैं, और जिसको न समझ में आए वह वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करे तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर उसको बता देंगे, या उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। ये आपके पूरे बुक का पेज है, ये आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को बीच में रोक करके आप लोग अपने बुक के पेज को देखेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कापियाँ भी तैयार करेंगे। इन दिनों जो अवकाश हुआ है उसका आप लोग सदुपयोग करें, और वैश्विक महामारी जो कोरोना इस समय फैली हुई है उससे आप लोग बचें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा निवेदन है। और कल हम इसी ग्रामर पोर्शन में ही अगला चैप्टर अगली एक्सरसाइज में पूर्ण करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।